Hello everyone. In this video, I will discuss the complete syllabus of class 11 chemistry for the session 2023-24. तो इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। कौन से यूनिट्स आएंगे, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे और जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये आपके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो यूनिट्स है क्लास 11 में टोटल 14 यूनिट्स थे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके टोटल 14 यूनिट्स थे। जो फर्स्ट यूनिट है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। उससे न्यूमेरिकल्स बहुत ही आते हैं, बहुत ही आसान लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है, आसान भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ये चैप्टर तो बनता है पढ़ने के लिए। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है उस चैप्टर से 7 मार्क्स आएंगे। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वहाँ से 9 मार्क्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यहाँ से आएंगे 6 मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आएंगे 7 मार्क्स। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था लेकिन ये क्लास 11 से डिलीटेड है, तो ये चैप्टर हमें अभी पढ़ना नहीं है। लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर आप अगर नहीं पढ़ोगे तो क्लास 12 में प्रॉब्लम होगा थोड़ा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ये सब क्या है ये जानने के लिए आपको तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना ही होगा। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स में भी है एक थर्मोडाइनमिक चैप्टर, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही ये। इक्विलिब्रियम है, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से आएंगे 9 मार्क्स, इक्विलिब्रियम से आएंगे 7 मार्क्स। उसके बाद रेडॉक्स से आएंगे 4 मार्क्स, इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है यहाँ पे रेडॉक्स से। हाइड्रोजन डिलीटेड है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तीनों यूनिट 9, 10 एंड 11 ये तीनों डिलीटेड है। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इस चैप्टर से आएंगे 11 मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है और ऑर्गेनिक का जो बेसिक होगा वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो पूरा चैप्टर, हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका जो बेस हो वो बेस स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आ गया हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स है उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। और लास्ट में है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीटेड है जो कि आपको पढ़ना नहीं है क्लास 11 में। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिलीटेड है। उसके बाद आ गया 12 एंड 13 ये दोनों ऑर्गेनिक पार्ट में पढ़ते हैं। तो अब हर एक चैप्टर का जो कंटेंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड होगा। लेकिन ये कंटेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन से कंटेंट्स से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर कौन सा कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले तो क्या होगा, जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखो बेसिक हमें पढ़ना है तो ये तो पढ़ना ही होगा। उसके बाद आ गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये सब पढ़ा था। उसके बाद और कुछ लॉज ऐड होंगे यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये अच्छे से पढ़ना है। 4 या 5 लॉज है तो वो आपको क्लियर करना है पूरा। उसके बाद आ गया डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी जो कि क्लास 9 में था, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे और वो न्यूमेरिकल्स आपको करना होगा। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, ये सब क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस इतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री,
और यहाँ पे और एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स। सो व्हाट आर लिमिटिंग रिएजेंट्स, एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट पार्ट में क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में आपको लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो आप अच्छे से कर लीजिए, और हम तो देंगे ही आपको DPP में, तो आप बस ये फॉलो कीजिए, ये टॉपिक्स, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब साबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें पढ़ना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 साबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, कौन सा पार्टिकल कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो पढ़ना होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स वो सब देखना होगा हमें। एटॉमिक नंबर आपको तो पता ही है ये। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्लास 9 में था, लेकिन थोड़ा और पढ़ना होगा हमें, यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस क्लास 9 में था। रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस ये भी क्लास 9 में था। बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, सो बोर्स मॉडल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर मॉडल, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ पे जो रूल्स है, हर एक रूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो एटम का आइडिया आता है, जो एडवांस्ड आइडिया आता है एटम का, वो बोर मॉडल से ही आता है। उसके बाद आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स एंड सबसेल्स। सो शेल तो था क्लास 9 में, क्लास 10 तक आपने पढ़ा था कि के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, लेकिन उसके बाद शेल्स में सबसेल्स होते हैं। के शेल में कितने सबशेल्स होते हैं, एल शेल में कितने सबशेल्स होते हैं, वो भी पढ़ना होगा हमें। उसके बाद आया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आता है। डी ब्रॉय रिलेशनशिप, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ा था कि सोडियम का 2.8.1 होता है, मैग्नीशियम का 2.8.2 होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ने के बाद आपका जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहाँ क्लास 9 में था ऑर्बिट, लेकिन यहाँ पे आ गया ऑर्बिटल। उसके बाद क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में पढ़ना है। शेप्स ऑफ SP-D ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना होगा। SP-D, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, इनके ओरिएंटेशंस कैसे होते हैं, ये सब देखना होगा। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, देखो शेल्स में क्या थे, जो लोअर एनर्जी शेल था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर करता था। लोअर एनर्जी शेल जब फिलअप हो जाते थे उसके बाद हायर एनर्जी शेल में जाता था। जैसे कि के शेल अगर फिलअप हो गया तो के शेल से कहाँ तक जाएगा, एल शेल में जाएगा। एल शेल फिलअप हो गया तो एम शेल में जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और रूल्स हैं जिन रूल को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन्स एटम के ऑर्बिटल में रहता है, तो इन रूल्स को भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। बेसिकली 3 रूल हैं, बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बाद है हंस रूल। लास्ट में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, जैसे कि आपको पता है सोडियम का होता है 2.8.1, लेकिन क्लास 11 में आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कहना होगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो थोड़ा सा तो कंसेप्ट चेंज होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए आप अच्छे से टेक्स्ट बुक को आपको फॉलो करना है। उसके बाद रेफरेंस और जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो तो देखना ही होगा आपको। उसके बाद आया स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस हमको देखना है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन हमें क्यों करना चाहिए, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, तो ये तो आपको पता ही है क्योंकि क्लास 10 में आपने पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। उसके बाद आ गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ वो देखना होगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो टेबल हमको याद रखना होगा। वहाँ से टेबल को ऑब्जर्व करके हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स देखना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे ट्रेंड्स है, जैसे कि एटॉमिक रेडिया है, मतलब पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो वहाँ पे एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। वैसे ही आयोनिक रेडिया है,
इनर्ट गैस रेडिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वैलेंसी है, बहुत सारे ट्रेंड्स है जो हमको देखना है। उसके बाद आ गया नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, मतलब जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है उन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो हमें देखना होगा। इम्पोर्टेंट है, बेसिक सा चैप्टर है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और एनसीईआरटी जो है वो हमारा गुरु है एक्चुअली। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक होता है वहाँ से तो हमको पढ़ना ही है, क्योंकि कंटेंट्स सब कंटेंट वहाँ पे ही है, लेकिन आपको उस कंटेंट्स का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप रेफरेंस बुक ले सकते हो। तो रेफरेंस बुक से आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक कंटेंट्स है, जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, सब टॉपिक इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है। उसके बाद ऑक्टेट रूल है, आयनिक बॉन्ड मतलब कैटायंस और एनायंस में कैसे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कैसे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड से रिलेटेड जो पैरामीटर होते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, वो सब पढ़ना होगा। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, सो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, हर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पोलर कैरेक्टर भी होता है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर थोड़ा सा होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयोनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये सब थोड़ा तो अजीब है, लेकिन आपको पढ़ना होगा, पढ़ने में समझ, अगर आपने पढ़ा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद रेजोनेंस आएगा, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जैसे कि देखो आपने क्लास 10 तक मीथेन का स्ट्रक्चर यही ड्रॉ किया था कि सी ऊपर एक एच होता है, नीचे राइट में और लेफ्ट में, लेकिन ये प्लेनर नहीं होता एक्चुअली। 3 डायमेंशनल अगर हम देखते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। सो ये चैप्टर अगर हमने समझा तो मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल क्यों होता है वो भी अब हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ गया वीएसई पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स। sp d ऑर्बिटल्स को लेकर जो भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ना होगा। हर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल्स हमें याद रखने होंगे। उसके बाद आ गया मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, मतलब क्वांटिटेटिव कुछ करना नहीं है, बस हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, वहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब देखना होगा। और लास्ट में है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में एक टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, वो हमें देखना होगा। वो तो हम देख लेंगे चैप्टर पढ़ते हुए। उसके बाद आ गया केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बहुत सारे होते हैं, वो सब देखना होगा। सराउंडिंग, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं करता, ये सब देखना होगा। स्टेट फंक्शंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, ये दोनों पढ़ना होगा, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। उसके बाद आ गया हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट ऑफ यू एंड एच, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पी बहुत सारे हैं, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कॉम्बशन, फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन। उसके बाद आ गया आयनाइजेशन, सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन, बहुत सारे हैं, ये सब देखना होगा हमें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो वो देखना होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी का कंसेप्ट पढ़ना होगा, जो रैंडमनेस होता है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं, लेकिन थोड़ा और पढ़ना होगा हमें डेप्थ में, तो चैप्टर पढ़ने से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में गिब्स फ्री एनर्जी कैसे चेंज होता है वो हमको देखना होगा। क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के जो क्राइटेरियन होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखना होगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये पढ़ना होगा हमें। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सब टॉपिक एक टॉपिक का जो एक टॉपिक के बाद
जो दूसरा टॉपिक आएगा वहाँ पे कोरिलेशन होगा। तो आपको बस हर एक टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ना है ताकि अच्छे से आपका सीक्वेंस बने यहाँ दिमाग में, और अच्छे से आपका जो बेस है बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद तो न्यूमेरिकल्स आप लगा ही सकते हो इजीली। यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, ये पढ़ना होगा, लेकिन कैसे होता है वो चैप्टर पढ़ने से समझ में आ जाएगा, हम तो पढ़ाएंगे ही। लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए भी। आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वहाँ पे इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन तो होगा ही होगा। उसके बाद आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब जो एसिड्स या बेसिस होते हैं वो वाटर में कैसे डिसोशिएट होते हैं वो देखना होगा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है, वीक है तो क्यों है, ये सब देखना होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन रिलीज ज़्यादा होगा, इसलिए पॉलीबेसिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद आ गया एसिड स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच यहाँ पे ये पी स्मॉल होना चाहिए था और एच कैपिटल होना चाहिए था, ये गलत हो गया। उसके बाद आ गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, एलिमेंट्री आइडिया। बफर सॉल्यूशन ज़रूरी है। हैंडरसन इक्वेशन ये ज़रूरी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद आ गया कॉमन आयन इफेक्ट। सो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन करने से तो हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही छोटा चैप्टर है और यहाँ से मार्क्स सिर्फ 4 मार्क्स आएंगे, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही होता है रिडक्शन। या फिर आपने ऐसे पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिर्फ वही डेफिनेशंस नहीं है, कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जो कि क्लास 11 में है, वो आपको देखना होगा। रेडॉक्स रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली क्या है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, कौन से एलिमेंट का किस कंपाउंड में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है वो देखना होगा। जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमको एक कंपाउंड में देखना होता है। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, ये यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन जो बैलेंस करते हैं हम, वहाँ पे सिर्फ 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस मेथड से हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, और दूसरा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ से भी कर सकते हैं। सो 2 प्रोसेसेस हैं, आपको अच्छे से देखना होगा। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। सो रेडॉक्स रिएक्शन को हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो सब देखना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि देखो क्लास 12 में पूरा जो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। मतलब जो पार्ट 1 है वहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक होगा, लेकिन जो क्लास 12 का पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 पूरा ऑर्गेनिक होगा। तो ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है वो तो तगड़ा चाहिए, मतलब बहुत ही डेप्थ में जाके आपको पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे ऑर्गेनिक के। तो ये 2 चैप्टर्स बहुत ही ज़रूरी है, आप अच्छे से पढ़ना, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो है, पहला है जनरल इंट्रोडक्शन, ये तो हो जाएगा। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन एंड IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या नाम देंगे, फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये सब देखना होगा हमें। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स में बहुत मतलब कुछ अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, वो कैसे होते हैं देखना होगा। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन गिव द रीजन ऑफ सम ट्रांसफर्स, some of the
रीजन्स कैन बी गिवन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन. सो 4 इफेक्ट है, देयर आर 4 इफेक्ट्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या होता है. कुछ एसिड्स दिए होंगे आपको, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये सब देखना होगा. होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिशन. होमोलाइटिक फिशन मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 पार्ट में चले गए हैं, तो वो हो गया होमोलाइटिक फिशन. उसके बाद आ गया हेटेरोलाइटिक फिशन. हेटेरोलाइटिक फिशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 एटम्स हैं लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एक पार्ट में चला गया, एक पार्ट में नहीं गया, तो वहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. और होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिशन, इन दोनों का रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स विच आर फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस. ये सब तो पढ़ना होगा. फ्री रेडिकल्स ये कैसे फॉर्म होते हैं होमोलाइटिक फिशन से, और जो कार्बोकैटायंस या फिर कार्बन आयंस है वो है हेटेरोलाइटिक फिशन का रिजल्ट, तो वो सब देखना होगा. इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कौन कौन से स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, कौन कौन से स्पेसीज है जो कि न्यूक्लियस लविंग है, वो देखना होगा. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है. ये आ गया चैप्टर हाइड्रोकार्बन, बहुत ही ज़रूरी है क्लास 12 के लिए. क्लास 11 के लिए तो है ही लेकिन क्लास 12 के लिए भी है. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एक है एलिफेटिक और दूसरा है एरोमेटिक. ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. लेकिन एलिफेटिक के 3 टाइप्स हैं, एक है एल्केन्स, दूसरा है एल्कीन्स और तीसरा है एल्काइंस. एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये 3 अलग अलग कंपाउंड्स हैं. इनमें बॉन्डिंग कैसे होता है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये सब देखना होगा. एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कीन्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एल्काइंस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़रूरी है. और यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही. ओजोनोलाइसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन आता है यहाँ से. ऑक्सीडेशन, उसके बाद आ गया मार्कोव-निकोव एडिशन एंड पेरोक्साइड इफेक्ट विच इज़ एंटी मार्कोव-निकोव रूल. सो ये सब पढ़ना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एल्काइंस ज़रूरी है, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. उसके बाद आ गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि बेंजीन, इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल नहीं है, फिनॉल, ये सब बहुत ही ज़रूरी कंपाउंड्स हैं. उनके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने होंगे. और बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस हैं जैसे कि वुड्स रिएक्शन, उसके बाद फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब देखना होगा. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लाइक ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सब देखना होगा. तो यहाँ तक ही था क्लास 11 का जो केमिस्ट्री है उसका पूरा सिलेबस. लेकिन कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है, उन चैप्टर्स से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आप वो बस क्लास 11 में लगा लीजिए, बस पढ़ लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए. लेकिन जो चैप्टर सिलेबस में हैं इंक्लूडेड, वो चैप्टर्स तो हमें देखना ही होगा क्योंकि वो सेशन के लिए ज़रूरी है 2023 और 24 के लिए. तो आप लोग जुड़े रहिए, हर एक चैप्टर का 1 शॉट आपको मिल जाएगा जल्द ही जल्द, और हर एक